गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है और इस वीडियो को शेयर करें। ये वास्तव में आज मैं बात करूंगा ओबेसिटी एंड उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कि ओबेसिटी कितनी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। जहां तक ओबेसिटी का सवाल है, ये सिर्फ एडल्ट्स में नहीं है। जो ओबेसिटी है वो बच्चों में भी देखी जाती है, विच इज लेबल्ड एज चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो जितने बच्चे रिस्क में हैं उतने ही एडल्ट भी रिस्क में हैं। वास्तव में साइंटिफिकली अगर हम देखें तो ओबेसिटी आप किसे कहते हैं? अगर आपका बीएमआई दैट इज बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से नीचे है तो आप नॉर्मल हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से 29 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है तो साइंस मानती है कि आप वास्तव में ओबीज हैं। अगर हम ध्यान से देखें, अगर आपका बीएमआई 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट हैं। अगर ये वास्तव में 18.5 से 24 या 25 तक है तो आप नॉर्मल वेट हैं। अगर 25 और 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट हैं। अगर 30 के ऊपर जाता है तो 30 से 35 के बीच में ये क्लास 1 ओबेसिटी है। अगर ये 35 और 40 के बीच में है तो ये क्लास 2 ओबेसिटी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी बीएमआई 40 के ऊपर है तो ये क्लास 3 ओबेसिटी की श्रेणी में जाती है। नाउ अगर हम ओबेसिटी को देखें तो इट्स ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इट इज नॉट विथ इंडिया, इट इज मोर इन वेस्टर्न कंट्रीज, मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो जो फिगर्स सामने आते हैं वो कहते हैं कि 1/3 पॉपुलेशन की जो बीएमआई है वो 30 से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि वो ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं। और 2/3 जो पॉपुलेशन है उनकी जो बीएमआई है वो 25 और 30 के बीच में है। दैट मींस वो ओवरवेट की श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया पीछे है। अगर हम इंडिया को ध्यान से देखें तो एवरेज अगर हम देखें तो ओबेसिटी इज क्वाइट प्रेवलेंट। जो इंडिया में जो ओबेसिटी है वो सबसे ज्यादा दिल्ली रीजन में है एंड पंजाब में है। इनमें फीमेल्स और मेल्स में जहां तक ओबेसिटी का जो इंसिडेंस है इज ऑलमोस्ट इक्वल। अगर हम देखें तो ओबेसिटी का सबसे कम इंसिडेंस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे त्रिपुरा है, तेलंगाना है, झारखंड है, इवन वेस्ट बंगाल, इसमें जो इंसिडेंस है ओबेसिटी का वो काफी कम है। तो ज्यादा जो इंसिडेंस है बेसिकली इन एफ्लुएंट स्टेट्स में लाइक पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली, इनमें जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है। अगर ओबेसिटी आप ट्रीट नहीं करते हैं, अगर आप ओबेसिटी को एड्रेस नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या कोमॉर्बिड इलनेसेस होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है, आपको डायबिटीज मेलाइटिस का रिस्क बढ़ता है, आपको लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होने का रिस्क बढ़ता है, आपको हार्ट की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का रिस्क बढ़ता है, आपको फैटी लिवर या एनएफएलडी होने का रिस्क बढ़ता है। और अगर आपकी तोंद निकलती है तो एसिड आपकी खाने की नली में आएगा तो आपको जीईआरडी या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज इसके होने का एक रिस्क है वो बढ़ता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो ओबेसिटी है उसके सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम खड़ी होती है इज द कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो बेसिकली जो WHO डाटा से को हम देखें तो व्हाट दे फाउंड वाज दैट 2.5 मिलियन डेथ्स पर ईयर ओबेसिटी के चलते हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारियों से होती हैं। एंड अगर आप ओबेसिटी को एड्रेस करते हैं, अगर आप ओबेसिटी को ठीक करते हैं तो दीज आर एक्चुअली द प्रिवेंटेबल डेथ्स। नो अगर हम वेट लॉस या ओबेसिटी को कंट्रोल करने की बात करें तो आज की तारीख में हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं। इन 3 ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 जो ऑप्शन है इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। नंबर 2 ऑप्शन इज द फार्माकोथेरेपी एंड नंबर 3 ऑप्शन इज द बैरियाट्रिक सर्जरी। नाउ हम इनके बारे में अलग अलग डिटेल में बात करेंगे बट नटशेल में आज कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे। नाउ लुक एट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपने वजन को कम करने की कोशिश करते हैं, दैट्स द फैक्ट। आप मॉडेस्ट वेट लॉस कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, आप बहुत सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। देन द प्रॉब्लम विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज कि यूजुअली जो वेट लॉस आप करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो रिगेन हो जाता है। नाउ जो भी वेट लॉस आप करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसको सस्टेन करना हमेशा डिफिकल्ट होता है। एंड आप हर एक पे लाइफस्टाइल से नहीं कर सकते हैं वेट लॉस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वास्तव में वेट लॉस करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अलोन। देन दूसरी जो कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं वो आपको बैरियर हो जाती हैं। मान लीजिए कि आप मोटे हैं, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आप चल नहीं पाते हैं ठीक से, तो वेट लॉस मुश्किल हो जाता है। आपको चेस्ट में पेन होता है, आपको चलने में सांस
फूलती है तो आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो बहुत सारी जो कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं वास्तव में आपके पांव की बेड़ी बन जाती हैं, जिसके चलते आप लाइफस्टाइल के चलते आप अपना वेट कम नहीं कर पाते हैं। नो, जहां तक फार्माकोथेरेपी या दवाइयों का सवाल है जो वेट लॉस के लिए यूज होती हैं, साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप इन्हें यूज करेंगे तो देयर पॉसिबिलिटी कि 3 to 9% आप एक्स्ट्रा वेट लॉस कर पाएंगे इन एडिशन टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसका मतलब है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, दवाइयां खाइए तो आपका वेट लॉस 3 to 9% ज्यादा हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यह है कि ये जो दवाइयां हैं इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, दे आर वेरी अनफेवरेबल साइड इफेक्ट्स, जिसके चलते पेशेंट्स बाय एंड लार्ज इन मेडिसिन को लंबे समय तक यूज नहीं कर पाते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि जो भी वेट लॉस आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिसिन के चलते करते हैं वो वास्तव में सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। वास्तव में वो रिगेन हो ही जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड वेट बाउंस करता है एंड बाउंस करके फिर उस लेवल पे पहुंचने की कोशिश करता है जहां से रिड्यूस करने की आपने कोशिश की। नंबर 3 पर आती है बेरियाटिक सर्जरी। तो बेरियाटिक सर्जरी का जहां तक सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि यह शायद सबसे इफेक्टिव एंड ड्यूरेबल ऑप्शन है जिसके चलते आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं एंड ओबेस पेशेंट्स को वास्तव में मदद मिल सकती है। जहां तक बेरियाटिक सर्जरी का सवाल है, ये 3 तरह की सर्जरी कंडक्ट की जाती है साइंटिफिकली। नंबर 1 इज द रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स, सेकंड वन इज द माल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर्स एंड द थर्ड वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। जो रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर्स हैं उनमें वास्तव में इंटेस्टाइन की या तो साइज कम कर दी जाती है या स्टमक की साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है। जो मेल एब्जॉर्प्टिव जितनी प्रोसीजर्स हैं उनमें वास्तव में बाईपास क्रिएट किए जाते हैं। एंड थर्ड इज द कॉम्बिनेशन। इनके बारे में हम किसी समय डिटेल में बात करेंगे। नाउ बट देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस जो मैं चाहता हूं कि साइंटिफिकली आपकी नजर में होने चाहिए। यह बात सही है कि अगर आप बेरियाटिक सर्जरी कराते हैं तो आपका वेट लॉस तो होता है, आपकी मेटाबॉलिक जो कोमॉर्बिडिटीज हैं वो ठीक होने लगती हैं, इन द सेंस कि आपको डायबिटीज है वो कंट्रोल होने लगती है, आपको ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होने लगता है, आपको बार बार एंजाइना होता है वो कम होने लगता है। तो जो मेटाबॉलिक कोमॉर्बिडिटीज हैं वो आपकी इंप्रूव होने लगती हैं। दैट इज बेसिकली पार्शियली करेक्ट। नाउ कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जिनको आप ध्यान से देखिए कि जैसे आपने बेरियाटिक सर्जरी कराई तो अभी आपका वेट लॉस भी नहीं हुआ है, तो भी साइंस ऐसा मानती है कि बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोफाइल आपकी ठीक होने लगती है। वेट लॉस अभी हुआ नहीं है लेकिन शुगर कंट्रोल हो गई, वेट लॉस हुआ नहीं है लेकिन कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो गया, वेट लॉस हुआ नहीं है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल होना चालू हो जाती हैं। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी बेरियाटिक सर्जरी हुई जिसमें आपकी ड्यूडेनम या खाने की थैली के आगे की जो इंटेस्टाइन है उसको एक्सक्लूड किया गया, तो साइंस ऐसा मानती है कि आपकी ब्लड शुगर इमीडिएटली कंट्रोल होना चालू हो जाएगी। इसका मतलब है कि ब्लड शुगर के कंट्रोल में ड्यूडेनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एक फैक्ट है जिसका अभी तक समझ में नहीं आता कि व्हाट इज द रीजन। जो आप मुंह से ग्लूकोज पीते हैं उसके चलते आपका इंसुलिन जो शार्पली राइज करता है, उतना अगर मैं आपको इंट्रावीनस ग्लूकोज लगा दूं तो उतना इंसुलिन राइज नहीं करता। अगर हम ध्यान से देखें तो ओरल जो ग्लूकोज लेते हैं वो ज्यादा इंसुलिन रिलीज कराता है इन कंपैरिजन टू इंट्रावीनस इंजेक्शन ऑफ द ग्लूकोज। साइंस ऐसा मानती है कि पॉसिबल आंसर इन चीजों से आते हैं कि जब आप बेरियाटिक सर्जरी कराते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन के जो हार्मोन्स हैं वो रैपिड चेंज हो जाते हैं या अल्टर हो जाते हैं। तो ये जो इंटेस्टाइन के हार्मोन्स में जो अल्टरेशन होता है ये वास्तव में आपके एपेटाइट पर फर्क डालता है, आपकी ये सेटाइटी पे फर्क डालता है, ये आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को चेंज करता है। इन यही वास्तव में आपकी ग्लूकोज और आपका फैट उसकी जो होम्योस्टेसिस है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। जो फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं बेरियाटिक सर्जरी के बाद वास्तव में गट हार्मोन्स में चेंज होते हैं, आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी में चेंज होते हैं, आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जो सिग्नलिंग होती है इंटेस्टाइन से उसमें चेंज होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन में जो बाइल एसिड है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, जो लिवर है जो बाइल एसिड का प्रोडक्शन है एंड एब्जॉर्प्शन है उसमें जो चेंज आ जाते हैं, जो ये हेल्प करता है। एंड ऐसा भी माना जाता है दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हमारी इंटेस्टाइन है उसमें जो गट फ्लोरा होता है या जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं वो शायद आपकी हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में एंड मेटाबॉलिक जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनको ठीक करने के लिए। नो, ये बात सही है कि जो बेरियाटिक सर्जरी है वो इफेक्टिव भी है, ड्यूरेबल भी है, बट देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। नंबर 1, अर्ली एंड जो लेट कॉम्प्लिकेशन है वो जो लो वॉल्यूम सेंटर हैं जहां के बेरियाटिक सर्जरी बहुत ज्यादा नहीं होती है उनका जो इंसिडेंस है दैट इज अराउंड 30%।
30% लोगों को जिन्हें बेरियाटिक सर्जरी होती है लो वॉल्यूम सेंटर में, उन्हें कुछ ना कुछ अर्ली या लेट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। बट इवन इन हाई वॉल्यूम सेंटर जहां रेगुलर बेरियाटिक सर्जरी रोज होती है, वहां भी अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशन का जो इंसिडेंस है इज अराउंड 17%। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 1/5 लोग, उनको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो बेरियाटिक सर्जरी से आते हैं। नाउ द फैक्ट रिमेन्स कि इस दुनिया में जितने भी लोग ओबेसिटी में हैं और जो एलिजिबल हैं कि उन्हें बेरियाटिक सर्जरी करानी चाहिए, लेकिन साइंस ऐसा मानती है कि सिर्फ 1% लोग हैं जो एलिजिबल हैं ओबेसिटी सर्जरी के लिए या बेरियाटिक सर्जरी के लिए, लेकिन 1% ही ऑपरेट करा पाते हैं। 99% एलिजिबल लोग भी बेरियाटिक सर्जरी नहीं करा पाते हैं। क्यों नहीं करा पाते हैं? बिकॉज ऑफ द हाई सर्जिकल कॉस्ट, क्योंकि जो बेरियाटिक सर्जरी है इज अ कॉस्टली सर्जरी। जो नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन से वो हाई हैं, इसलिए पेशेंट्स जो है इसको करवाने से डरते हैं। नाउ जो सेंटर्स हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है इज नॉट वेरी कॉमन। अगर मान लीजिए आपको कराना है तो आपको हाई वॉल्यूम सेंटर, इस तरह के जो है ना सेंटर्स में जाने की जरूरत है जो बाय एंड लार्ज बड़ी सिटीज में होते हैं, जहां ओबेसिटी के लिए आपको सर्जरी कराने के लिए जाना पड़ता है। फिर जो पेशेंट्स हैं उनके पास मल्टीपल प्रेफरेंसेस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं। नाउ साइंस ऐसा मानती है कि अगर हम बेरियाटिक सर्जरी की प्रॉब्लम्स को देखें तो पॉसिबली हमें लेस इन्वेजिव वेट लॉस इंटरवेंशन को इन्वेंट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके चलते हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों। इन द सेंस कि जो भी काम हो उसकी जो इन्वेजिवनेस है उसको कम होने की जरूरत है। लंबे लंबे ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। नंबर 2, इसकी रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मैंने कोई सर्जरी कराई या कुछ कराया और मुझे लगता है कि नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो वो ऑप्शन होना चाहिए कि मैं जब चाहूं तो उसको रिवर्ट करा सकूं। और अगर मैंने कुछ कराया या बेरियाटिक सर्जरी कराई या कुछ भी कराया और अगर मुझे एडिक्वेट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी रिपीटेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको मैं रिवाइज कर सकूं सो दैट आई गेट एडिक्वेट रिजल्ट्स। नंबर 4, इसका जो सेफ्टी मार्जिन है वो ज्यादा होना चाहिए। जो कॉम्प्लिकेशन रेट जैसे मैंने अभी बात की, इतनी कॉम्प्लिकेशन रेट को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एंड नंबर 5 लास्ट इज द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे वेट लॉस की सर्जरी करानी है और मुझे एक फॉर्च्यून स्पेंड करना पड़े उस सर्जरी को कराने के लिए। तो कॉस्ट की जो इफेक्टिवनेस है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज। तो एक नया फील्ड इमर्ज हो रहा है जिसे कहते हैं एंडोस्कोपिक बेरियाटिक मेटाबॉलिक थेरेपीज। जो एंडोस्कोपिक मेटाबॉलिक एंड बेरियाटिक थेरेपीज हैं, ये वास्तव में इज द अपकमिंग फ्यूचर जो वास्तव में ओबेसिटी के लिए यूज होगा। इसमें देयर आर सर्टेन गैस्ट्रिक इंटरवेंशंस, जिसमें हम खाने की जो थैली है उसके अंदर कुछ बलून्स प्लेस कर देते हैं, जिससे वास्तव में आपका वेट लॉस होता है। एक एस्पिरेशन थेरेपी होती है, एक गैस्ट्रोप्लास्टी टेक्निक्स होती हैं, जिनके बारे में मैं किसी समय बाद में बात करूंगा। ऐसे ही कुछ स्मॉल बावल के इंटरवेंशंस हैं, जैसे जीआई बाईपास स्लीप की जा सकती है, ड्यूडेनल म्यूकोजल रिसर्फेसिंग की जा सकती है, सेल्फ असेंबलिंग मैग्नेट्स यूज किया जा सकते हैं। ये वास्तव में स्मॉल बावल इंटरवेंशंस हैं जिनमें आगे चल के किसी समय में बात करूंगा। जहां तक एंडोस्कोपिक टेक्नोलॉजीज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि ये ऑलमोस्ट उसी तरह के रिजल्ट दे सकती हैं जो वास्तव में बेरियाटिक सर्जरी देती है। बट इन एडिशन टू दैट, इनमें वास्तव में रिवर्सिबिलिटी है, इनमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी है और इनकी कॉस्ट का जहां तक सवाल है, बेरियाट्रिक सर्जरी के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट कम है। यह भी बात सही है कि रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इज मच लेस इन कंपैरिजन टू बेरियाट्रिक सर्जरी। कभी कभी इस तरह की जो इंटरवेंशंस हैं वो हमें यूज करने पड़ते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी कराने के पहले भी। तो अगर आपको कोमॉर्बिड इलनेसेस ज्यादा हैं जिसके चलते आपको बेरियाट्रिक सर्जरी नहीं की जा सकती, उनमें भी इस तरह की जो इंटरवेंशंस हैं दे पॉसिबली बिकम मोर इफेक्टिव। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर ओबेसिटी है उसको ठीक करना है तो हमारे पास में अभी तक 3 ऑप्शन थे। वन इज द लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, सेकंड वन इज द फार्माकोथेरेपी या द ड्रग्स, थर्ड वन इज द बेरियाट्रिक सर्जरी। But the fourth field which is emerging very fast is basically endoscopic bariatric intervention for metabolic disorders. मेरा ऐसा सोचना है कि in the coming future ये जो metabolic interventions हैं by endoscopy ये एक major field के रूप में जनरेट हो जाएंगे, जिससे मोटापे से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलने की संभावना है। इन मुद्दों पर मैं आगे किसी वीडियो में आपसे बात करूंगा। अगर आप समझते हैं कि ओबेसिटी के मैग्नीट्यूड को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।